दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कातिल अंगूठी। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। कातिल अंगूठी। खाली समय में हवाबाजी करना कर्नल कर्ण का प्रिय शौक था। इस वक्त फ्लाइंग क्लब का छोटा विमान उड़ा रहा था। मौसम अच्छा है, एरोबैटिक्स में आनंद आएगा। अगले पल उसका जहाज हवा में कलाबाजियां खा रहा था। कर्ण का पूरा ध्यान कंट्रोल बोर्ड पर था। तभी पी पी ओ उसने एक हाथ से जोयस्टिक संभाली। यस नंबर वन हियर। इमरजेंसी कॉल नंबर वन। तुरंत बिग बॉस को रिपोर्ट करो। लगता बिग बिग बॉस को मुझसे पिछले जन्म का कोई बैर है। वे कभी मुझे आराम या तफरीह करते नहीं देख सकते। विमान उतारने के बाद उसने लगभग दौड़ते हुए रनवे पार किया और जब वह कार को भी विमान की तरह उड़ाई ले जा रहा था। जूम। कुछ देर बाद वह सेंट्रल मार्केट स्थित एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रविष्ट हुआ और सीधा एक काउंटर पर पहुंचा। पिछले हफ्ते मैंने सुर्ख वेलवेट की एक जैकेट का ऑर्डर दिया था। क्या वह तैयार हो गई है? यस सर। आप ट्रायल रूम में तशरीफ ले जाइए। जैकेट आपको वहीं मिल जाएगी। वास्तव में कर्ण ने कोड वाक्य बोलकर अपनी पहचान बताई थी। ट्राई रूम में चारों ओर शीशे लगे हुए थे। कर्ण ने एक शीशे के ऊपर लगा हुआ बल्ब घुमाया। वह उस दूसरे कमरे में प्रविष्ट हो गया। शीशे का दरवाजा समय बंद हो गया था। यह कमरा ऑफिस की तरह था। उसने फोन के कुछ बटन दबाए। अगले पल ब्ररर। नीचे एक चौकोर कमरा था जिसकी दीवारें लोहे की थी। जैसे कुर्सी नीचे पहुंची, खट खट खट। फिर एक स्वर गूंजा। अपना कोड बताइए। सफेद हाथी। तुरंत ही कमरे की एक दीवार अपने स्थान से सरक गई। सीधे चले जाइए, जनरल आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा था। बटन दबाते ही दरवाजा खुल गया। सामने जनरल यादव बैठे थे। आओ कर्नल बैठो। गुड नॉन सर। कर्ण के बैठते ही, यह तस्वीर देखो कर्नल। सॉरी सर, मैं इसे नहीं जानता। इसका नाम एटलस है, अंग्रेज है और एक खतरनाक चोर भी है। चोर? लेकिन सर एक चोर में सीक्रेट सर्विस की क्या दिलचस्पी हो सकती है? यह कोई मामूली चोर नहीं है कर्नल। बड़े बड़े देशों के फौजी और दूसरे महत्वपूर्ण राज चुराना इसका पसंदीदा पेशा है। उन राज्यों को शत्रु देशों को बेचकर इसने बहुत दौलत कमाई है। अभी हाल ही में इसने इजराइल सरकार को एक महत्वपूर्ण राज चोरी किया था। इजराइल सरकार का राज? हाँ, और मजे की बात यह है कि वह राज एक ऐसी साजिश का था जो इजराइल सरकार अपने देश के विरुद्ध तैयार कर रही थी। एटलस ने चोरी करने के बाद वह राज हमें बेचने की पेशकश की और उसकी कीमत $20 लाख मांगी। हम यह कीमत देने के लिए तैयार हो गए। सौदा मिस्र की राजधानी काहिरा में होना था। हमारे 2 एजेंट रुपए लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचे। एटलस ने इसी जंगल में पहुंचने को कहा था। नंबर 7। यस नंबर 4। जंगल के भीतर एक पुराना सूखा कुआं है। तुम्हें उसी कुएं के निकट जाकर एटलस की प्रतीक्षा करनी है। और तुम क्या करोगे? मैं उस चट्टान पर चढ़कर दूर से तुम पर नजर रखूंगा। ओके। थोड़ी देर बाद नंबर 4 कुएं के निकट पहुंच चुका था। अभी तक आया क्यों नहीं? नंबर 7 दूर चट्टान से दूरबीन द्वारा कुएं की ओर देख रहा था। एटलस आ रहा है, एक लड़की भी है। एटलस और लड़की कुएं के निकट पहुंचे। माल लायो? हाँ, सूटकेस में पूरे $20 लाख हैं। ठीक है, सूटकेस कुएं की मुंडेर पर रख दो और यहाँ आकर ब्रीफकेस ले जाओ। नंबर 4 सूटकेस मुंडेर पर रखकर उसके निकट आ गया। सानी डार्लिंग, ब्रीफकेस इन्हें दे दो। ओके। नंबर 4 ने लड़की से ब्रीफकेस लिया और घूमकर वापस चल दिया। एटलस ने आगे बढ़कर कुएं पर से सूटकेस उठा लिया था। नंबर 4 अभी 100 गज दूर गया था कि भड़ाम। नंबर 7 दूरबीन से इसे यह दृश्य देख रहा था, लेकिन जब तक वह चट्टान से उतरकर वहां पहुंचा तब तक एटलस और लड़की गायब हो चुके थे और वहां सिर्फ नंबर 4 के शरीर के टुकड़े फैले हुए थे। ओह बेचारा नंबर 4। तो कर्नल, इस प्रकार एटलस ने न सिर्फ हमारे साथ धोखा करके $20 लाख हथिया लिए, बल्कि हमारे एक बेहतरीन एजेंट की जान भी ले ली। और वह राज
क्या एटलस के पास कोई राज नहीं था? वह राज अब भी एटलस के पास है, जिसे वह हमारे एक शत्रु देश के हाथों बेचने की कोशिश में है। अभी सौदे की बातचीत चल रही है और एटलस अपनी प्रेमिका सानी के साथ काहिरा में ही ठहरा हुआ है। मैं समझ गया सर, आप मुझे काहिरा भेजना चाहते हैं। यस कर्नल, तुम उस धोखेबाज एटलस को पाठ पढ़ा सकते हो। रुपये की तो हमें परवाह नहीं है, लेकिन वह राज हमें हर कीमत पर चाहिए। सुना कि उस राज के कागजात की एटलस जबरदस्त हिफाजत करता है। हमारा एजेंट नंबर 7 काहिरा में तुम्हारी सहायता के लिए मौजूद है। तुम आज रात ही चले जाओ। अगले दिन सुबह करण काहिरा एयरपोर्ट पर विमान से उतरा। नंबर 7 मुझे रिसीव करने आया होगा। वह विजिटर गैलरी में पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर, मुझे नंबर 7 ने आपको लाने के लिए भेजा है। ओह। एयरपोर्ट से वह कार में रवाना हुए। मेरा नाम जिब्रान है सर, मैं नंबर 7 का सहायक हूँ। लेकिन नंबर 7 कहाँ है? वह एक जरूरी काम में व्यस्त थे, इसलिए मुझे भेजा है। तभी, अरे वह गाड़ी बहुत तेज आ रही है, मेरा ख्याल है तुम अपनी गति कम कर लो। ओके सर। जैसे ही वह गाड़ी निकट पहुंची, बचो जिब्रान। मगर जिब्रान करण की तरफ फुर्तीला नहीं था। धौएं, आ, यूं। करण ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल किया। उफ, और रोकने में सफल हो गया। जिब्रान, ओह, मर गया। तभी, ओह, वह वापस आ रहे हैं। वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। इस बार नीली गाड़ी से स्टैन गन की नाल बाहर निकली हुई थी। टिट टिट टिट, भड़ाक, टिट। अब करण गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका था। अगर बच गया तो चमत्कार होगा। थैंक गॉड। भड़ाम। ऊपर उस नीली गाड़ी से 2 निगरों उतरे और खाई में झांकने लगे। अब कोई नहीं बचा होगा। उनमें से एक को तो मेरी गोली लग गई थी, दूसरा एक्सीडेंट में मर गया होगा। चलो एटलस को खुशखबरी सुना देते हैं। तो यह एटलस के आदमी थे, लेकिन इन्हें मेरे पहुंचने की सूचना कैसे मिली? फिर उभरे हुए पत्थरों और गड्ढों में पांव फंसाते हुए वह बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंच सका। आज तो जान बचने को सचमुच चमत्कार कहा जाएगा। कुछ देर बाद वहां से एक कार गुजरी और करण लिफ्ट मांगकर शहर पहुंच गया। सबसे पहले उसने पब्लिक कॉल से नंबर 7 को फोन किया। मैं करण बोल रहा हूँ। ओह, मैं आपके लिए परेशान था, कहाँ है आप? क्या मेरा साइक जिब्रान आपसे नहीं मिला? जिब्रान मर चुका है और मैं मौत के मुंह से निकल कर आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं तुरंत आपको लेने आ रहा हूँ। कुछ देर बाद, हेलो सर, मैं नंबर 7 हूँ। वैसे मेरा नाम शकील पाशा है। पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए मिस्टर शकील, फिर बातें होंगी। शकील पाशा उसे लेकर होटल जयराज में पहुंचा, जहां उसने करण के लिए पहले से ही एक स्वीट बुक करा रखा था। कॉफी पीते हुए करण ने उसे सारी घटना सुनाई। अब आप ही बताइए मिस्टर शकील कि मेरे यहाँ आने की सूचना एटलस तक कैसे पहुंची? आई एम सॉरी सर, यह मेरी गलती थी। मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका था कि एटलस मेरी निगरानी करा रहा था। उसने मेरा फोन टेप करा रखा था। मैंने जिब्रान को फोन पर ही एयरपोर्ट जाकर आपको लाने का आदेश दिया था, और उसके जाने के बाद ही मुझे पता चला था कि मेरा फोन टेप किया जा रहा था। तो आप भविष्य में जरा सावधान रहिए। बाय द वे, यह एटलस किस तरह का आदमी है? क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? वह बहुत खतरनाक आदमी है सर। इंसानी जान की उसकी नजर में कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है। वह एक लड़की सानी से प्रेम करता है। सानी हर समय उसके साथ रहती है। नंबर 4 की हत्या के समय भी सानी एटलस के साथ थी। और एटलस रहता कहाँ है? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि उसने उसने वह कागजात कहाँ रखे होंगे? कागजात को का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता यह जरूर जानता हूँ कि एटलस और सानी होटल अल हिलाल में ठहरे हुए हैं। मैंने अपने 2 बेहतरीन आदमी उनकी निगरानी पर लगा रखे हैं। उसी रात 9 बजे करण अकेला ही होटल अल हिलाल पहुंचा। उसने एटलस के कमरे पर पहुंचकर दस्तक दी। खटखट। अगर अचानक दुश्मन के सामने पहुंचा जाए तो वह घबरा जाता है। दरवाजा खुला। यस, यस सानी है, शकील ने मुझे इसका हुलिया बताया था। मेरा नाम करण है। मिस सानी एटलस का है? करण, जी हाँ। मुझे जीवित देखकर आप हैरान है ना? कौन है सानी डार्लिंग? करण ने तुरंत पिस्तौल निकाल लिया और आई।
कौन हो तुम? ओ करण। यस। लेकिन करण दरवाजे के दोनों तरफ खड़ी बलाव को नहीं नहीं देख सका था। थॉड। कर्ण बेहोश हो चुका था। यू बास्टर्ड, तुम लोग तो कहते थे कि यह कार के साथ खाई में गिरकर मर गया है। बॉस, पता नहीं ये कैसे बच गया। इसमें इन दोनों का दोस्त नेडियर। करण को समाप्त करना सरल काम नहीं है। इसके बारे में तो यह कहा जाता है कि मौत भी इसके पास आते हुए घबराती है। और रबिश, अब देखना मौत इसके पास कैसे आएगी। एक बोरी लाओ। करण के सारे कपड़े उतार दिए गए और उसे एक बोरी में ठूंस दिया गया। इस वक्त तक करण को होश आ चुका था, मगर दिखावे के लिए वह बेहोश ही बना हुआ था। इस बार यह जीवित नहीं बचेगा। केवल यही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं भयभीत हूँ, और इसके मरने के बाद मैं भय मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन तुमने इसे बोरी में क्यों बंद किया है? बोरी के साथ एक भारी पत्थर बांधकर इसे नील नदी में फेंक दिया जाएगा, और यह इसी बोरी के भीतर डूबकर मर जाएगा। मेरा एटलस से अकेले यहाँ आकर मिलने का फैसला गलत था। अब उस गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आधी रात के समय नील नदी खामोशी से बह रही थी। बस यह जगह ठीक रहेगी, यहाँ पानी बहुत गहरा है। तो उठाओ उसे। छपाक। बोरी तेजी से पानी में बैठती जा रही थी। करण अपना हाथ बगल के नीचे ले गया, जहाँ खाल के रंग की एक थैली चिपकी हुई थी, जिसे उसने बगल में से निकाल लिया था। थैली के भीतर एक ब्लेड और बहुत सी सूक्ष्म चीजें थी। ओह, सांस घुट रही है। फिर और तुरंत ही गड़प। फिर उसने पानी के भीतर ही भीतर तैरना आरंभ कर दिया। बहुत दूर जाकर वह किनारे पर निकला। बस तो गया, लेकिन अब इस हालत में होटल तक कैसे जाऊंगा? मगर भाग्य ने साथ निकट एक झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा परिवार रहता था। दोस्त, कुछ मित्रों ने मेरे साथ मजाक किया है। मैं नदी में नहाने के लिए उतरा तो वह मेरे कपड़े लेकर गायब हो गए। मछुआरे ने उसे पहनने के लिए कपड़ा दिया और फिर उसे सड़क पर ऐसी जगह छोड़ गया जहां से उसे तुरंत ही टैक्सी मिल गई थी। जब वह अपने कमरे में मैं पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। ट्रेन ट्रेन। फोन उठाते ही उसे शकील पाशा का सबक सुनाई दिया। आप कहाँ चले गए थे सर? मैं 1 घंटे में 10 बार फोन कर चुका हूँ। मैं मौत से कुश्ती लड़ने गया था शकील। खैर, तुम बताओ क्या बात है? एटलस अपने साथियों के साथ नैरोबी चला गया है। 1 घंटे पहले उनका जहाज रवाना हुआ है। वैसे मेरा एक आदमी भी उनके पीछे गया है। मैंने अगली फ्लाइट से अपने और आपके लिए भी नैरोबी के लिए सीटें बुक करवा ली है। यह तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं इस समय अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। मेरा सामान तो एक्सीडेंट में खत्म हो ही गया था। अब मेरा पिस्तौल और शरीर पर पहना हुआ इकलौता लिबास भी एटलस की भेंट चढ़ गया है। मुझे कुछ कपड़े और एक पिस्तौल चाहिए। तो आप मुझे अपना नाप बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ रेडीमेड कपड़े ले आऊंगा। कर्ण ने उसे अपने कपड़ों का नाप नोट करा दिया। अगले दिन दोपहर को वह नैरोबी एयरपोर्ट पर उतरे। मिस्टर पाशा, सबसे पहले आप एक कार का प्रबंध कीजिए। कार अच्छी हालत में होनी चाहिए। कार का प्रबंध हो जाएगा सर। शाम तक वह होटल के कमरे में ही रहे। शकील पाशा को अपने आदमी के संदेश की प्रतीक्षा थी। कहीं वह तुम्हारे आदमी को चकमा देकर गायब तो नहीं हो गए? अगर ऐसा हुआ होता तब भी वह मुझे जरूर इन्फॉर्म करता। रात 11 बजे शकील पाशा के एटलस का फोन आ गया। एटलस और उसके साथी होटल पार्ट इन में ठहरे हैं। कल सुबह एटलस और सानी नैरोबी नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं। नेशनल पार्क जाने के लिए उन्होंने एक टैक्सी बुक कराई है। वे होटल से 10 बजे रवाना होंगे। सुबह 9:30 बजे करण और शकील पाशा अपनी गाड़ी में पार्क इन होटल के सामने पहुंच गए। उनको 10 बजे रवाना होना है। हम उनका पीछा करेंगे। ठीक 10 बजे एक ब्लू शेवरलेट होटल से बाहर निकली। वे जा रहे हैं। नेशनल पार्क में प्रवेश करने के बाद एटलस की गाड़ी उनकी नजरों से ओझल हो गई। कहाँ चले गए वे? जाएंगे काम, पार्क के भीतर ही होंगे। देखो बाइसन। सड़क के दोनों ओर जंगल था। जब उनकी गाड़ी एक मोड़ पर घूमी, वहां गिद्ध क्यों उड़ रहे हैं? शायद वहां कोई मर्द जानवर पड़ा होगा, मैं देखता हूँ। जंगली हाथी। शकील ने गाड़ी रोककर दूरबीन उठाई। ओह, वहां तो 5 शेर आराम कर रहे हैं। शिकार की आवाज जानवर भी पड़ा है। उसी पर गिद्ध मंडरा रहे हैं। अरे अरे, सड़क पर
ब्लू शेवरलेट भी खड़ी है। करण ने दूरबीन लेकर देखा। हाँ, गाड़ी के भीतर से एटलस शेरों की फिल्म बना रहा है। क्या मैं आगे चलूं? हाँ शकील, तुम गाड़ी बिल्कुल उनके पीछे ले जाकर रोक लेना। मैं सानी का अपहरण करना चाहता हूँ। सानी का अपहरण? लेकिन आप वहां गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, शेर बहुत निकट है। तुम मेरी चिंता न करो, शेर का पेट भरा हुआ है और वे आराम कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर वह हमला नहीं करते। चलो गाड़ी बढ़ाओ। शकील ने गाड़ी शेवरलेट के पीछे जाकर रोकी। करण तुरंत ही बाहर निकला। वो रेंगता हुआ शेवरलेट के निकट पहुंचा। अगले पल कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो तुम जिंदा हो? शटअप सानी, तुम तुरंत नीचे उतरो वरना गोली मार दूंगा। अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो शेर इस तरफ आ जाएंगे। मेरी बात सुनो करण। फिर करण सानी को लिए हुए अपनी कार के पास आ गया। वो शेरनी उठ खड़ी हुई है। करण ने भी शेरनी को उठते देख लिया था। जल्दी करो। शेरनी को देखकर एटलस ने तो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की थी। अचानक शेरनी ने छलांग लगाई। लेकिन करण ने ठीक समय पर भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। गुर्र। शकील ने गाड़ी स्टार्ट की और बैक गियर में डालकर उल्टी ही दौड़ा दी। कुछ दूर दौड़कर शेरनी रुक गई। ओह, अब तो सब शेर उठकर सड़क पर आ गए हैं। अब जब तक वह सड़क से हट नहीं जाते, हमें यहीं रुके रहना होगा। काफी दूर जाने के बाद शकील ने गाड़ी सीधी की। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा। नेशनल पार्क से बाहर आने के बाद एक मुख्य सड़क पर करण ने गाड़ी रुकवाई। तुम यहाँ से टैक्सी लेकर होटल चले जाओ शकील। शकील उतर गया तो करण ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और फिर शकील के कान में कुछ कहा। गाड़ी एक बार फिर रवाना हुई। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इम्बोसली के जंगल में। वहां बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। अगर तुमने मुझसे सहयोग नहीं किया तो मैं तुम्हें उस जंगल में छोड़ाऊंगा। इम्बोसली का क्षेत्र वहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। सड़क साफ और चौड़ी थी। करण गाड़ी को अच्छी और न बैगे बीच दौड़ा रहा था। एटलस तुम्हें छोड़ेगा नहीं करण। अब वह तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। 1 घंटे बाद ही वह इम्बोसली के घने जंगल में प्रविष्ट हो गए। अचानक ही करण को ब्रेक लगाने पड़े। बच गया सर। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। देख रहे हो जंगल कितना भयानक है? वह देखो बालू, और उधर देखो। यह सब दिखाकर तुम मुझे भयभीत नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में अपना मकसद बताओ। मुझसे क्या चाहते हो? कुछ जानकारी चाहता हूँ। कैसी जानकारी? अभी बताता हूँ। करण ने गाड़ी मैदान के बीच ले जाकर रोक दी। उन जैबरों को देख रही हो? 200 से कुछ ज्यादा ही होंगे। यह जानवर देखने में जितना भोला दिखाई देता है उतना होता नहीं है। कभी कभी यह सब मिलकर भयानक हमला भी कर देते हैं। क्या तुम मुझे यहाँ जानवरों का मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए लाए हो? नहीं सानी, मैं तुमसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि वह कागजात कहाँ हैं जिनके लिए तुमने और एटलस ने हमारे कई आदमी मार डाले हैं। आप आपका भी जवाब नहीं मिस्टर कर्ण। जिस तरह बच्चों को डराया जाता है उसी तरह आप मुझे भी जानवरों से डराकर कागजात का राज जानना चाहते हैं। लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ सानी। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे उतारकर सचमुच वापस चला जाऊंगा। और क्या करोगे? जाते समय मैं जैबरों के उस झुंड को भड़का दूंगा। और जब ये 200 जैबरे बिगड़ कर भागेंगे तो उनके पैरों तले आने वाली चीज का क्या असर होगा, यह तुम खुद सोच लो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर उतर जाओ गाड़ी से। सानी दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। बड़ी ढीठ लड़की है। मैं चाह रहा हूँ अगर तुम्हारा इरादा बदल बदल जाए तो हाथ हिलाकर इशारा कर देना। करण ने गाड़ी आगे बढ़ाई। शायद मैंने गलत अनुमान लगा लिया है। वह डरने वाली नहीं है। उसने अभी तक कोई इशारा नहीं किया। मैंने जो कहा वह कर तो नहीं सकता। अब वापस जाकर उसे गाड़ी में बिठाना होगा। लेकिन करण को यह अंदाजा नहीं था कि जेबरे गाड़ी देखते ही बिदक जाएंगे। ओह! जैबरों का झुंड अचानक ही उस ओर दौड़ पड़ा जिधर सानी खड़ी थी।
करण ने तुरंत गाड़ी घुमाई। ओ गॉड, यह क्या हो गया? जैबरे उसे कुचल डालेंगे। फिर वह गाड़ी जैबरों से आगे निकलने में सफल हो गया। जल्दी आओ। सानी तुरंत गाड़ी में घुस गई थी। जब जैबरे गुजर गए, मैं जानती थी कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। कैसे मरने देता? तुम्हारी वजह से ही तो एटलस मेरे जाल में फंसेगा। फिर करण ने गाड़ी जंगल के किनारे बने एक होटल के सामने रोकी थी। मैं अपने साथी को निर्देश देकर आया था कि वे एटलस तक सूचना पहुंचा दे कि मैं तुम्हें लेकर इस होटल में गया हूँ। एटलस यहाँ पहुंचने ही वाला होगा। फिर तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। करण ने केबिन किराए पर लिया। अब तुम यहाँ आराम से बैठकर एटलस के आने की प्रतीक्षा करो। पिस्तौल मेरी जेब में है। अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मारने पर विवश हो जाऊंगा। तभी एटलस। करण को उनके इतनी जल्दी पहुंचने की आशा नहीं थी, इसलिए वह तैयार भी नहीं था। अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। करण ने हाथ उठा लिए थे। गोली न चलाना एटलस। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? उन्हीं कागजात का सौदा जो तुम्हारे पास है। हा हा हा। मुझे मूर्ख समझते हो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे वह कागजात छीनने आए हो। नहीं एटलस, मुझे तुमसे कोई जानी दुश्मनी नहीं है। मैंने सानी का अपहरण किया है, लेकिन वह सुरक्षित तुम्हारे सामने है। मैं चाहता तो इसकी हत्या भी कर सकता था। मैं तुम्हें सानी के अपहरण की सजा देने ही तो यहाँ आया हूँ, लेकिन तुमने सानी को जीवित रखा। इसके लिए मैं तुम्हें एक रियायत जरूर दूंगा। बोलो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ, मैं एक बार उन कागजात को देखना चाहता हूँ जिनके लिए मुझे मरना पड़ रहा है। तुम्हारी इच्छा तो मैं अभी पूरी किए देता हूँ। एटलस ने अपनी छड़ी को बीच से पकड़कर खींचा। उसे तो वह दो भागों में बट गई। देखो। ओ गॉड, मैं तो समझ रहा था कि कागजात इसके होटल के कमरे में होंगे और ये अपने वचन का पालन करने के लिए शायद मुझे वहां ले जाए। मगर अब तो देख चुके। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक बात और एटलस, मेरी उंगली में एक अंगूठी है जो मुझे मेरी प्रेमिका ने दी थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम ये अंगूठी मेरी प्रेमिका को भिजवा देना। मैं तुम्हें उसका पता बता देता हूँ। सुना डार्लिंग, यह जासूस तो सच्चा प्रेमी लगता है। मरते समय भी प्रेमिका को याद कर रहा है। इसकी यह इच्छा भी पूरी कर दो डियर। ठीक है, अंगूठी उतार कर दे दो। लेकिन एटलस को पता नहीं था कि कर्ण की उंगली में जो अंगूठी थी वह खतरनाक हथियार था। करण ने अंगूठी उतारी और उसमें लगा हुआ नगीना धीरे से दबाने के बाद एटलस की ओर उछाल दी। लो। सियानी और एटलस ने एक साथ अंगूठी को देखा। अंगूठी से निकलने वाली जहरीली गैस एक साथ दोनों के नथुनों में घुसी थी। यह गैस इतनी तेज थी कि सिर्फ 10 सेकंड में इंसान को मार डालती थी। ओह ओह। और इस वक्त कमरे में मौजूद सभी लोग उसके शिकार हो गए थे। सिर्फ करण बचा था, क्योंकि उसने अपनी सांस रोक ली थी। करण ने आगे बढ़कर कमरे के खिड़की दरवाजे खोल दिए। कुछ ही देर में गैस का प्रभाव समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद वह अपनी गाड़ी में नैरोबी वापस जा रहा था। सोचा कुछ था, लेकिन हुआ कुछ। मगर अच्छा यह हुआ कि एटलस समाप्त हो गया और कागजात भी मिल गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।